ये लेक्चर 4B2 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीरीज में। उसमें भी हम रिफ्रैक्शन आगे बढ़ाते हैं। हमने TIR लास्ट लेक्चर में देखा, उसके एक आध प्रॉब्लम भी किए, थियरी समझी। अब उसी TIR को हम आगे बढ़ाते हैं। ये लेक्चर 3 एस्पेक्ट्स में यूनिक है। पहला तो CBSE के जो वेरी लाइकली क्वेश्चंस है वो हम कवर करेंगे। दूसरा है JEE एडवांस के वेरी लाइकली, वेरी वेरी लाइकली सवाल हम इस लेक्चर में करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर के इर्द गिर्द जो TIR के सवाल है ना, वो एडवांस के फेवरेट सवालों में से है, तो दीज आर वेरी लाइकली। और तीसरा एस्पेक्ट ये है कि हम इनको बहुत ही अच्छी तरह से कवर करेंगे, आसानी से, थियरी आपको आसानी से समझ में आए ताकि आप प्रॉब्लम्स को क्रैक कर सको। तो देखो ये रोड मैप है, जहां पे जो पार्ट ए है ना, ये पार्ट ए, ये आपका CBSE के टिपिकल सवाल है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनस बोलते हैं, व्हाट इज COI, रेडियस का डेरिवेशन। अब रेडियस का डेरिवेशन हम इसको एक लेवल अप ले जाएंगे, जहां पे आपको रेडियस इन टर्म्स ऑफ एच एंड म्यू ऑफ सराउंडिंग एंड मीडियम, बहुत ही रेयर आप पाओगे, लेकिन हम उसको कवर करेंगे। और एक ओपेक डिस्क आर्ग्यूमेंट रहता है जहां पे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो ये जो मेनली ये CBSE में पूछा जाता है। अब जो पार्ट बी है, ये ऑप्टिकल फाइबर, ये JEE एडवांस का टॉपिक है। मतलब JEE एडवांस में इसको, इस टॉपिक पे सवाल आते हैं, और हम न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो भी क्लियर करेंगे। एक्सेप्टेंस एंगल बोलो या न्यूमेरिकल अपर्चर बोलो, एक ही चीज है। और ये जो सारे प्रॉब्लम्स है वो मेनली एक लेवल अप है, लेकिन आप CBSE में इसका जो पैटर्न है वो भी हम कवर करेंगे। तो सारे JEE एडवांस के सवाल भी है, और CBSE का पैटर्न भी आपको नजर आ जाएगा इसमें। तो ये है कि सर्कल ऑफ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अगर TIR पता है तो यहीं से शुरू करते हैं, डायग्राम से। देखो यहाँ पे जब तक एंगल छोटा है TIR से, तो ये रिफ्रैक्शन बाहर जाएगा, रेस बाहर जाएगी। लेकिन अगर जैसे ही ये TIR पहुंच गया, मतलब क्रिटिकल एंगल, ये C जो है ना, इसको हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे, तो ये तो सरफेस को ग्रेस करता हुआ जाएगा। और जो भी रेज, ये देखो ये तो C से ज्यादा ही होगा, तो जो भी रेस TIR मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है वो TIR हो जाएगा। तो ये कंप्लीट TIR है। तो सवाल कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि वेयर डज द रिफ्रैक्टेड लाइट गो, तो वो कहीं गई नहीं है, उसका TIR हो गया है। ओके, अब देखो टिपिकल ज्योमेट्री क्या होती है कि ये H दिया होता है ना। अब रे 1 देखो यहाँ पे, ये रे 1 है आपका, C से कम है तो ये बाहर गया। ये रे 2 है यहाँ पे, ये आपका C तक का था, तो इसका रे 2 यहाँ पे ऐसा होगा। और रे 3 I ग्रेटर देन C है, तो ये I ग्रेटर देन C है, इसलिए इसका TIR हुआ यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो इसी को सर्कल ऑफ इल्यूमिनस किसको कहते हैं, जिस मतलब यहां से इल्यूमिनेट होगा, तो ये जो जहां तक TIR हो रहा है, इसी को हम क्योंकि यहीं से बाहर आएगा लाइट, तो यहां से यहीं से इल्यूमिनेट होगा, तो इसी को सर्कल ऑफ इल्यूमिनस कहते हैं। ठीक है, तो अब उसकी रेडियस अगर निकाल लिए तो ये ज्योमेट्री आप देखो, ये एक बार बता देता हूँ, ज्योमेट्री देख लो। ये तो ये रेडियस R का है अगर, तो ये अगर थीटा सी है, तो ये भी थीटा सी, मतलब C बोलो या थीटा C बोलो, क्रिटिकल एंगल है ये। सॉरी, ये अगर C है तो ये भी वर्टिकल के साथ ये C होगा, है ना, अल्टरनेट एंगल है ये। तो ये इससे हम डेरिवेशन करेंगे इसका। ठीक है, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनस का अगर डेफिनेशन चाहिए तो आप इस बॉक्स से ले सकते हो, समझ लीजिए। आई विल नॉट रीड थ्रू इट बिकॉज आगे बढ़ते हैं अभी इसको। अब जो रेडियस था ना, इसका डेरिवेशन हम करते, देखो सर्कल ऑफ इल्यूमिनस का रेडियस। तो जैसे मैंने कहा ये भी C था, ये भी C ही है, और ये R कहा था हमने,
और ये इतना, ये देखो एच यहाँ लिखा हुआ है, एच है ये डेप्थ। बस तो अब तो क्या ही है, यही मेन है आपका, टेन सी इज इक्वल टू आर बाय एच होगा। ये टेन सी इज इक्वल टू आर बाय एच, ये ट्राइंगल में। ओके, तो यू कैन से आर इज इक्वल टू एच टेन सी। इतने तक लोग जाते हैं, हम थोड़ा आगे देखो कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन सी कैन बी रिटर्न एज दिस। स्नेल्स लॉ लगाओ आप। यहां पे अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो ये म्यू डी है डेंसर मीडियम का, और ये क्रिटिकल एंगल है जो सी है, और बाहर ये तो 90 होगा, और म्यू आर को अगर 1 बोले क्योंकि एयर है, तो ये साइन साइन 90 तो 1 हो जाएगा, और ये भी 1 होगा लेटस से, अगर 1 दिया है तो, एयर है तो ये आपको पता चला कि साइन सी ये कहां से आया है। अगर साइन सी ये है तो फिर कॉस सी तो ये लिख ही सकते हैं, है ना। उम्मीद है कि ये आपको पता है। ये ऐसा नहीं कि सर यहां से यहां कैसे आ गई इतना बड़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ये। अब मैं आपको यहीं पे बताऊंगा कि ये हम बार बार यूज करने वाले हैं ये प्रॉपर्टी, है ना। तो साइन सी ये होता है और कॉस सी ये होता है, ठीक है। ओके, चलो आगे भी एक दूसरा ट्रिक है वो, बट ये अब इससे अगर साइन सी मुझे पता है, कॉस सी मुझे पता है, तो टेन सी भी मैं लिख ही सकता हूं, है ना। तो मैंने इसी को सिर्फ, अगर आप इसको साइन सी म्यू आर था, ये म्यूडी था, म्यूडी अगर अंदर ले जाएंगे तो आप आसानी से देख सकते हो कि ये आपका करेक्ट है टेन सी। अब देखो टेन सी आर, तो एच टेन सी था, तो यहां से आपका एर आर निकल के आया है, सिंपली इन टर्म्स ऑफ एच एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, है ना। तो अगर जेई एडवांस में पूछ सकते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ एच और म्यू आर दिया है, तो वैसे अगर नहीं पता होता तो नहीं निकाल सकते नाउ, बट यू नो, सो यू कैन इजीली क्रैक सच प्रॉब्लम्स। जैसे देखो यहाँ पे म्यू आर यूजुअली 1 होता है, तो आर का फॉर्मूला यहां से आप और भी आसान हो जाता है ऐसे, एच अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ओपेक डिस्क आर्ग्यूमेंट क्या है कि ऑल लाइट दैट एस्केप्स डज सो एक्सक्लूसिवली थ्रू सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। मतलब जो भी लाइट यहाँ पे दिखेगी वो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो सर्कल बना था 3D में, यहीं से लाइट जा रही है ना। तो अगर मुझे ये सोर्स से लाइट रोकनी है यहाँ पे, तो मुझे ओपेक डिस्क जो है वो कितने रेडियस की लगानी पड़ेगी। तो मेरी अगर रेडियस ओपेक डिस्क की इससे ज्यादा है तो मैं इसको रोक सकूंगा, है ना। कि तो उतनी ही, मतलब आप उतनी ही डिस्क लगाओ जिससे आपका लाइट बाहर ना निकले, और ऑब्जर्वर कैनॉट सी द सोर्स एट ऑल। क्या कॉमन एरर होती है कि आप ये नहीं समझ पाते हो, इसलिए आप कहीं भी रखोगे और छोटा डिस्क लोगे, आर से छोटा लोगे, कहीं भी रखोगे, ऐसे रख दोगे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये एरर लिखी है। तो अगर डिस्क स्मॉलर है तो वो नहीं रोक पाएगी, उससे इतना होगा कि ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्योंकि लाइट आपने इतनी डिस्क रखी है तो इतनी लाइट जाएगी तो ब्राइटनेस, लेकिन लाइट तो बाहर जाएगी, है ना। तो डिस्क मस्ट कवर एंटायर सीओआई, तो इसलिए उसका आर एग्जैक्टली ग्रेटर, ये कंडीशन है, ऐसा नहीं कि छोटी रख दी तो चलेगा। ठीक, चलो ये सीबीएसई का था। अब है ऑप्टिकल फाइबर, ये भी सीबीएसई में पूछा जाता है, और इसके थोड़े टफ सवाल, टफ तो क्या ही है, एक बार पैटर्न देख लो तो आसान लगेंगे आपको। तो ऑप्टिकल फाइबर आपको अगली स्लाइड में अच्छी फिगर बताऊंगा, लेकिन ये इतना ही है कि आप, ये जो लाइट है वो हर बार टीआईआर होके ऐसे 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 ट्रैवल करेगा, तो ये रिपीटेड टीआईआर एट द ग्लास एयर इंटरफेस, मतलब इसको ग्लास बोलो, इसको एयर बोल दो,
है ना। ऐसा नहीं कि ये ट्यूब एयर से भरा पड़ा है, यहाँ से जा रहा है लाइट, नहीं नहीं नहीं, ये ट्यूब है लेकिन ये ग्लास है, सिली का ग्लास। आपको अगली स्लाइड में मटेरियल भी लिख रखा है। तो इससे इंफॉर्मेशन, जैसे हम साउंड अगर ट्रांसमिट करना है, पिक्चर अगर ट्रांसमिट करना है, तो ये सबके लिए यही चीज है ना। जैसे पहले साउंड ट्रांसमिट करना है तो इलेक्ट्रिकल साउंड को आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइट में कन्वर्ट होता है। दीज आर ऑल मशीनरीज विच आर, एंड देन दिस लाइट इज ट्रांसमिटेड। लाइट इज प्रिफर्ड बिकॉज इट इज वेरी फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और टीआईआर हो रहा है तो उसकी एनर्जी भी कहीं जा नहीं रही है। समझ गए आप लोग। बट यहाँ पे दो टू की फैक्ट्स है यहाँ पे। पहला ये कि आप तभी यूज कर सकते हो जब ये यहाँ पे टीआईआर होना चाहिए, तो यहाँ पे टीआईआर होने के लिए मुझे कौन से एंगल पे भेजना है, यही सवाल होता है। अगर यहाँ पे टीआईआर होने के लिए ये एंगल कौन सा होना है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, वो सीबीएसई में सिंपली फॉर्मूला है, लेकिन एडवांस में इसका अलग अलग प्रॉब्लम्स है। बेसिक तो यही है। चलो, दूसरा है कि अगर मैंने इसको बैंड कर दिया, तो ये मैंने कहा ग्लास है तो बैंड नहीं होगा, ऐसा नहीं, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ग्लास सिलिका मटेरियल होता है। तो ये बैंड अगर ऐसे कर दिया तो टीआईआर होगा, यस होगा, जब तक आपका टीआई, जैसे यहाँ पे ऐसे 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 टीआईआर होगा। आपका रेडियस थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही छोटा रेडियस कर दिया। तो टीआईआर जो जो बेसिक चंक है ये एक ट्रांसमिशन के लिए, उससे आपका रेडियस कम नहीं होना चाहिए। जैसे प्रोवाइडेड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज टू कीप द एंगल्स ग्रेटर देन सी। ओके, अब देखो यहाँ पे वाई टी आई आर इज आइडियल फॉर फाइबर ऑप्टिक्स, क्योंकि टी आई आर में 100% एनर्जी होती है, नहीं मतलब कहीं लू एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है। तो टेलीकम्युनिकेशन और भी अच्छे अच्छे एप्लीकेशन में फाइबर ऑप्टिक्स, है ना, घरों में इंटरनेट वगैरह के लिए दिस इज द बेस्ट, बट महंगा होता है। देखो ये आप इस स्लाइड को पॉज करके सारी इसका जो इसको ना, ये जो क्लैडिंग कहते हैं, जो आउटर मोस्ट है उसको क्लैडिंग, ऐसा नहीं कि एयर होता है। दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिलिका ग्लास, दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिलिका ग्लास, बट इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम रखा जाता है ताकि टीआईआर हो। ऐसे ये जो टीआईआर है, ये आपका जो प्लास्टिक है ये, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है कि इसको आप बैंड करो। लेकिन यूजुअली देखो आप ट्रांसमिट करते हो फाइबर ऑप्टिक्स, तो इतना बड़ा बड़ा बड़े बड़े रेडियस ही होंगे उसमें, ऐसा तो है नहीं कि एकदम, है ना, क्योंकि लेआउट करोगे आप जमीन में तो और देखो तो ये ऐसे, तो इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर वैसे भी बड़ा होता है। आप जितना इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है सारी है, आप पॉज करके देखो एक बार। अब हम आएंगे यहाँ पे, ये यहाँ से शुरू होता है आपका कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। एक्सेप्टेंस एंगल, जो मैंने कहा कि टीआईआर यहाँ होने के लिए एक्सेप्टेंस एंगल क्या होना चाहिए, जो एयर का जो एंगल है, जो ये एंगल, या तो यहां से कर लो, तो ये एक्सेप्टेंस कोण बोलो इसको, ये जो है ये कोण हो जाएगा। इसमें अगर आप भेजोगे तो भी यहाँ तो ही टीआईआर होगा अंदर, अगर उससे बाहर भेजा तो नहीं होगा। तो देखो कैसे करते हैं, स्टेप 1 देखो। आप ना दो जगह पे स्नेल्स लॉ लगाओ, एक यहां पे और एक यहां पे। जैसे यहां पे अगर लगाया स्नेल्स लॉ, तो ये आपका ये फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि एयर के लिए तो 1 है। ओके, यहां लगा दिया आपने स्नेल्स, तो ये मिल गया। लेकिन ये देखो कि जो थीटा मीडियम है वो क्या होगा, मैंने इसी ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करके यहां पे दिखाया, क्योंकि ये तो मेरा थीटा सी है, ये तो मेरा थीटा मीडियम ये हो जाएगा। और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो देखो थीटा मीडियम ये है। दूसरा, आपको पता है कॉस थीटा सी ये कैसे आया है, मैंने आपको पहले ही हमने ये डिस्कस कर लिया है कि यहां अगर आप लगाओगे स्नेल्स लॉ, तो कॉस थीटा सी कैन बी रिटन लाइक दिस, है ना।
और यहां अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो ये निकलेगा, ये क्यों, ये cos थीटा सी क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअली ये साइन थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा सी है, ये है एंगल है, लेकिन साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस होता है, इसलिए ये हो गया। अब यहां पे अगर मैं कॉस की डेफिनेशन ये लगा दूं, ये कॉस की डेफिनेशन यहां पे, तो साइन थीटा इंटू थीटा है ये, तो यही है एक्सेप्टेंस एंगल। और ये प्रॉब्लम में पूछा जाता है, जैसे लास्ट प्रॉब्लम है ना हमारा 18 नंबर का, उसमें ये वापस रिपीट करेंगे हम। ओके, तो इसको अगर इनवर्स के फॉर्म में लिखो तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। अगर साइन थीटा के फॉर्म में सीधा लिख दो तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर बन जाएगा। वे ऑप्टिक्स में भी इस न्यूमेरिकल अपर्चर को हम देखेंगे एक बार और। तो आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन हो रहा है कि इसी को न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं, है ना। कि अब न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब क्या, कि इस अब इस एंगल में, इस रीजन में आप अगर भेजो तो टीआईआर होगा, अगर थोड़ा यहाँ बड़ा कर दिया या यहाँ कर दिया तो नहीं होगा फिर, है ना। इसको आपको ट्रायंगल ड्रॉ करके एक बार ये करना पड़ेगा। जैसे इसको अगर यहां से बड़ा कर दिया, या तो ये यहां से बड़ा हो गया तो क्यों नहीं होगा, एक बार आप सिर्फ करके देख लो। यहां पे आपको डेरिवेशन दिखाया है, प्रॉब्लम करते हैं, देखो पॉज करो और रीड करो प्रॉब्लम को। ये μ2 दिया है और ये वैक्यूम से आ रहा है, ये एंगल इक्वल टू ट्वाइस द क्रिटिकल एंगल। तो ये पूछा है कि ये कितना होगा। तो आपको क्रिटिकल एंगल नहीं पता है क्या, हमने अभी तो देखा कि क्रिटिकल एंगल मतलब क्या होगा, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। टीआईआर की ये हमने टीआईआर में भी कवर किया है, 1/μ। एक्चुअली वो 1/μ होता है, लेकिन म्यू रिलेटिव होता है, मतलब मीडियम और सराउंडिंग, है ना, ऐसे होता है ये। बट सराउंडिंग में 1 है, इसलिए 1/μ करोगे तो देखो अभी सॉल्यूशन देख लो। देखो 1/μ किया था सी के लिए तो 30 डिग्री आया। तो आपका क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 टाइम्स दिया था, तो ये अब तो क्या, ये सब कुछ पता है, अब उस पर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे तो आर मिल जाएगा, है ना। अब ये आर को कैलकुलेट √3/4 है, तो अप्रोक्सीमेटली आप रख सकते हो यहाँ पे। आपको ना ये नहीं कि इसको मैथमेटिकली कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है, इसमें हम टाइम नहीं निकालेंगे, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है कि लाइट नॉर्मली एंटर करता है थ्रू एसी ऑफ द प्रिज्म। तो ये यूजुअल ज्योमेट्री होती है ऐसे, जहां पे ये थीटा दिया हुआ है और लाइट देखो नॉर्मल है, तो नॉर्मल मतलब यही नॉर्मल है, तो ऐसे एंटर किया है, ठीक है ना। तो ए बी फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, तो इस ये ही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ए बी फेस पे। तो ये कैसे आएगा, तो ये देखो, ये थीटा है, तो ये भी थीटा, ये 90 है ना। तो इससे हमारा ये एंगल मिल जाएगा आपको। लेकिन कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर दूसरा कोई जनरल प्रिज्म है तो हम क्या करें, तो भी हम यही अप्लाई करेंगे। देखो कैसे किया है, ये नॉर्मली अगर यहाँ पे आया तो ये नॉर्मल है, देखो तो ये ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल आप, है ना, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये इंसिडेंस एंगल नहीं मिल जाएगा क्या 90 माइनस थीटा, है ना। तो ऐसे करके मिला है ये, ऐसे। तो बेसिकली आपको ये इंसिडेंस एंगल अगर मिल जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हो ज्योमेट्री से। यहाँ पे जनरली दिया हुआ है और ये टिपिकल ज्योमेट्री है। देखो तो अब जैसे ही
ए बी इट डज नॉट क्रॉस ए बी। अब ए बी को नहीं क्रॉस करना है मतलब ए बी पे टी आई आर होना है ना। तो टी आई आर होने के लिए वो इंसिडेंस एंगल जो कि हमने निकाला था वो सी से ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं। देखो एक बार आप लोग, टी आई आर कंडीशन ये है कि आपका इंसिडेंस एंगल सी से ज्यादा होना चाहिए, और इंसिडेंस एंगल तो ये निकाला हमने। अब यहाँ पे दोनों पे साइन अगर ले ले, साइन ऑफ दिस एंड साइन ऑफ दिस, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, तो ये इसी से। तो देखो अब साइन ऑफ सी तो 1/μ होता है, म्यू दे दिया यहाँ पे देखो, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2/3। ओके, हम लोग अगर इतना भी रिपोर्ट करें तो भी बहुत है, ये नहीं कि इसमें रिसर्च कर लिया कि ये कैसे पोर्ट, अभी तो पहला तो ये कर लेंगे। चलो आगे बढ़ो। देखो ये कि कितना बैंड होना चाहिए। एक ग्लास रॉड है, ये ऐसे बैंड कर दिया है, इनर रेडियस आर है, मतलब ये इनर रेडियस मतलब ये ग्लास रॉड की थिकनेस है ये डी, तो ऑब्वियसली यही इनर रेडियस हो जाएगी, विड्थ डी है। मिनिमम डी बाय आर क्या होना चाहिए ताकि यहां पे जो लाइट एंटर हो रही है वो यहां से निकले, है ना। सपोज करो कि ये ए है ये बी है, तो मिनिमम रेडियस क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए आप लोग ना ये ट्रायंगल देखो, ये तो आर है ही। अब टी आई आर हो रहा है मतलब कि यहां पे ये थीटा थीटा सी होना चाहिए, ये क्रिटिकल एंगल है। तो इस ट्रायंगल से आप साइन थीटा नहीं लिख सकते क्या। साइन थीटा इज इक्वल टू देखो, अच्छा ये आर है तो ये आर और ये डी, तो ये आर प्लस डी है हाइपोटेनियस, इसीलिए साइन थीटा निकल के आया, है ना। ओ क्यू देखो आर प्लस डी लिखा हुआ है, तो इसका भी सॉल्यूशन देख लो आप। अब साइन थीटा तो हमने ऑलरेडी निकाल ही दिया है ना। और इस दिस शुड बी, और साइन थीटा 1/μ होता है देखो टी आई आर के लिए, अज्यूमिंग कि आउटसाइड का 1 है। अगर आउटसाइड का 1 नहीं होता तो जो भी है वो यहां हम रख देंगे, बस यहीं से आपका इस कंडीशन से आपका डी बाय आर जो है वो निकल के आएगा। अब मैं ये अलजीब्रा आपको इसमें नहीं हम टाइम लेंगे बहुत, हाँ, क्योंकि आगे भी बढ़ना है। यू कैन पॉज एंड यू कैन सी कि ऐसे ये डी बाय आर का रेशियो हम निकाल लेंगे। चलिए अब ये देखो कि ये लाइट, ये थीटा नॉट है, ये म्यू है, और ये सराउंडिंग है। सराउंडिंग अगर एयर है तो ये सारा 1 है ऐसे। अब यहां पे वर्टिकल फेस मतलब यहां पे टी आई आर होना है, और इस एंगल को बीटा कहा है, तो म्यू फाइंड करना है। यहां पे टी आई आर हो रहा है, मिनिमम म्यू पूछा है। मिनिमम मिनिमम मतलब क्या करेंगे कि जस्ट टी आई आर हो रहा है, जस्ट तभी तो म्यू मिनिमम मिलेगा, है ना, वर्टिकल फेस पे। तो ये ट्रायंगल में ये एंगल क्या होगा 90 माइनस बीटा, क्योंकि ये तो बीटा है ही। अब तो क्या ही है, आप इस एक बार यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओ, एक बार यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओ, हो गया आपका। देखो स्नेल्स लॉ टॉप सरफेस पे लगाओ तो साइन बीटा आपको मिलेगा। अगर साइन बीटा मिलेगा तो कॉस बीटा भी तो मिल सकता है ना। ये फेस पे अगर आपने लगाया स्नेल्स लॉ तो आपको कॉस बीटा मिल ही गया समझो। ओके, और ये फेस पे आप साइन लॉ लगाओगे तो साइन 90 माइनस बीटा हैज टू बी इक्वल टू यहां पे भी तो 1 है, यहां पे भी 1 है, और ये टी आई आर है
तो ये तो साइन ऑफ 90 हो जाएगा, इसलिए कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ 1 बचा। तो और साइन ऑफ 90 माइनस बीटा क्या होता है? साइन ऑफ 90 माइनस बीटा 1 हो गया, और वो तो कॉस बीटा था, कॉस बीटा तो यहां से हमने निकाला है ना, स्नेल्स लॉ से। देखो पहले स्नेल्स लॉ यहां लगाया तो ये 1 ही है, क्योंकि ये साइन 90 और दोनों 1 इंटू 1, इसलिए 1 हो गया। ओके ओके, तो यहां से कॉस, अब कॉस टी आई आर कंडीशन क्या है कि कॉस बीटा हैज टू बी ग्रेटर देन 1/μ, तभी तो टी आई आर होगा, है ना। कॉस बीटा मतलब क्या, ये जो एंगल है, ये थीटा सी 1/μ से ग्रेटर होना चाहिए, और ये एंगल ही तो कॉस बीटा है यहाँ पे, और कॉस बीटा तो हमको पता था यहाँ, कहां से आया, तो यहां से आया ये। ओके, तो ये कंडीशन हम म्यू मिनिमम के लिए लगा दी। म्यू मिनिमम के लिए इसको इक्वल कर देंगे, ऐसा, ये इक्वल है ना, तो ये ऐसे निकल आएगा इक्वल साइन से। कहने का मतलब है जब कभी भी ऐसी कंडीशन हो तो आपको दो फेसिस पे आपको निकालना है, और ये इंटरनल ट्रायंगल जो है वो भी देखना है, बस इतना ही है। ये एक अच्छा सवाल है, वेरी लाइकली है, हम इसको यूनिक वे से सॉल्व करेंगे। पॉइंट सोर्स दिया है, ये एच हाइट नीचे दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, कितना फ्रैक्शन बाहर जाएगा ये पूछा है ना। तो बाहर जाने वाला फ्रैक्शन तो इतना ही है, देखो आप, इतने में से ही तो बाहर जाएगा, तो इसको हम कैप कहेंगे। ये जो है ना, ये कैप है अपनी, हाँ? और आपको यहाँ पे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट 11th में जो हम कवर करते हैं वो यूज करने वाले हैं। पहले ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा, थीटा सी होगा, हाफ एंगल। तो ये जो पूरी कैप है, उस पूरी कैप, उस पूरे हेमिस्फीयर के लिए हाफ एंगल थीटा है। सिमिलरली मुझे बताइए पूरे स्फीयर के लिए, पूरा स्फीयर जो है उसके लिए हाफ एंगल क्या होगा, 180, ऐसे, है ना। तो देखो ये दो चीजें याद रखो, हम इसको यूज करने वाले हैं। तो फ्रैक्शन अगर हम एफ कहे कि एफ फ्रैक्शन बाहर जा रहा है, तो कौन से एरिया से बाहर जा रहा है, वो तो इतना ही है। और टोटल लाइट तो स्पेरिकल होता है, स्पेरिकल सरफेस तो 4πr² होता है, और जो स्पीयर है ना, जो फ्रैक्शन स्पीयर, वो तो ऐसे निकालते हैं सॉलिड एंगल से, क्योंकि वही तो हाफ हाफ एंगल से फॉर्मूला है। पूरा 2 थीटा सी था सॉलिड एंगल, सबटेंड किया था, तो हाफ एंगल थीटा सी था, तो ये फॉर्मूला है उसकी। उसी फॉर्मूला से 4πr² भी आता है, क्योंकि अगर पूरे स्फीयर के लिए 4πr² एरिया कैसे आता है, क्योंकि ये थीटा सी 180 होता है, तो देखो 180 करोगे तो यहाँ पे 4πr, तो जो भी थीटा सी है उस हिसाब से आपको स्फीयर का एरिया मिलेगा। तो हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है, और लंबी लंबी मेथड की जरूरत ही नहीं है। और ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं आता है तो इतना ही है कि ये फॉर्मूला है, हाफ एंगल से स्फीयर का एरिया निकाल सकते हो आप, पावरफुल मेथड है ये। ओके, तो साइन थीटा सी हमने ऐसे निकाल लिया। क्योंकि ये तो हमें पता है, तो यहां से हमें कॉस थीटा मिलता है, और कॉस थीटा की अगर वैल्यू यहां रख दे ये वाली, तो ये एफ निकल के आता है। बहुत ही क्विक और बहुत ही फास्ट हमने ये सॉल्व कर लिया यूजिंग द नॉलेज ऑफ सॉलिड एंगल। चलो, ये एक प्रॉब्लम है, देखो ये μ2 कहा है, इसको μ2 है ये है। फिर ये थीटा एंगल पे यहाँ लाइट जा रही है, और ये थीटा जो है वो जस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल है। तो जस्ट ग्रेटर देन क्रिटिकल है,
तो टी आई आर होने वाला है इसका। लेकिन अब ये स्लैब इंसर्ट कर दिया है, इन दोनों के बीच स्लैब इंसर्ट कर दिया है, और प्रूव करना है कि शो दैट μ3 रिफ्लेक्ट्स बैक एनी वैल्यू ऑफ μ3। तो बोलो आप कैसे करेंगे? हमने ये ट्रिक तो पैरेलल फेस की देखी है, स्नेल्स लॉ की। क्या ट्रिक थी कि बीच वाला कोई भी काम आता ही नहीं है, सीधा फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। तो यहां पे अगर जब ये स्लैब नहीं था, टीआईआर हो रहा है, तो यहां पर भी वो टीआईआर होगा, क्योंकि है ना, हमने ये ट्रिक देखा था पैरेलल फेस का कि म्यू इंटू साइन थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अगर यहां टीआईआर हो रहा है तो यहां भी होगा। तो इसके मेथड हम देखते हैं। केस 1 की μ3 अगर लेस देन μ1 है ना, तो भाई सवाल ही नहीं है, क्योंकि μ1 है, μ1 पे ही अगर टीआईआर हो रहा था, तो μ3 अगर और लेस करोगे तो टीआईआर होना ही है, क्योंकि साइन थीटा इज ऑलरेडी ग्रेटर देन μ1 बाई μ2, तभी तो टीआईआर हो रहा था। अब आपने μ3 और भी लेस कर दिया है, तो ये तो और भी ग्रेटर है। इसका इस्तेमाल करके हम यहां पे इसको सॉल्व करेंगे। देखो, अब जब μ3 ग्रेटर देन μ1 है, ये μ3 ग्रेटर देन μ1 है, तो अब टीआईआर होगा कि नहीं होगा? तो चलो मान लो कि यहां से टीआईआर नहीं हुआ, लेकिन यहां चला गया रे। तो हम क्या करेंगे कि इस फेस पे अगर स्नेल्स लॉ लगाया तो ये आपका आंसर आता है। ओके, ठीक है, देख लो, ये साइन थीटा यहां पे है और ये थीटा प्राइम यहां पे है। और साइन थीटा क्या था आपका? साइन थीटा तो ये था, साइन थीटा इज ग्रेटर देन दिस। तो अगर मैं साइन थीटा की जगह यहां पे लिख दूं तो दिस इज करेक्ट, क्योंकि साइन थीटा इज ऑलरेडी ग्रेटर देन दिस, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस। मैंने सिर्फ प्लग इन किया है, देखो। तो दैट मीन्स कि ये तो कट हो जाएगा, तो ये μ1 बाई μ3 बचेगा। और μ1 बाई μ3 आप देखो तो वो तो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है ना। ये यहां पे आप क्रिटिकल एंगल अगर निकालोगे तो ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यहां का क्रिटिकल एंगल क्या होगा आपका? 1 बाय, क्योंकि ये तो 1 है, समझ लो कि ये 1 है, तो 1 बाय म्यू मतलब है, तो ये 1 बाय, क्योंकि ये μ1 है तो μ1 बाय μ3। तो साइन थीटा प्राइम जो है वो ये आ रहा है, और ये ऑलरेडी ग्रेटर देन दिस है क्रिटिकल एंगल एट द स्लैब एंड मीडियम 1, है ना। तो ये स्लैब और मीडियम 1 लिखा है यहाँ पे, तो इसलिए यहां पे टीआईआर होगा। तो इसलिए वैसे भी ये, तो रिगार्डलेस ऑफ दिस, और मैं तो जैसे प्रपोज किया है कि आप ये मेथड पॉज करके एक बार देखो, थोड़ी क्लमजी मेथड है, बट आइडिया तो वही है कि आप जब पैरेलल फेसेस होते हैं तो बीच में क्या है, मैटर ही नहीं करता है, सीधा दिस इंटू दिस होता है, और दिस इंटू दिस तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि टीआईआर हो रहा है, इसलिए टीआईआर होके वापस आएगा। तो यही एलिगेंट कंक्लूजन से आप इसको सॉल्व करें। बीच वाली ये मेथड भले दिखाई है, बट जस्ट इट इज टू शो यू कैन ऑलवेज यूज दिस मेथड, क्योंकि ये मेथड भी तो वही है एक्चुअली। तो ओरिजिनल टीआईआर कंडीशन प्रोपोगेट्स थ्रू μ3 बीच में जो भी है कुछ नहीं, इट डजंट मैटर, इट प्रोपोगेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वही है, आपको कितना एंगल रखना है ये, ताकि यहां पे टीआईआर मिले। अगेन द सेम प्रैक्टिस, ये ए बी सी डी दिया हुआ है बॉक्स, यहाँ n1 है और यहाँ n2 है। अब इतना ही है कि पहले हम इसको 1 लेते थे आउटसाइड वाले को,
अब यहाँ पे n2 दिया हुआ है तो अपनी फॉर्मूला थोड़ी चेंज होगी। देखो कैसे चेंज होगी। यहाँ पे थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। सॉल्यूशन में अगर यहाँ ये थीटा दिया हुआ है, थीटा क्रिटिकल अगर ये है तो हमारा साइन कॉस चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। हम अगर इसको थीटा ले तो देखो क्या सॉल्यूशन आ रहा है। फेस एडी पे 90 माइनस थीटा होगा, देखा है मैंने, है ना। तो क्रिटिकल कंडीशन एडी पे है तो एडी पे हमने यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया, क्योंकि n2 इंटू साइन 90 1 है। और ये कॉस कैसे है, एक्चुअली स्नेल्स लॉ है, साइन है, लेकिन साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इसलिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारा यहाँ पे ये आ गया। अब ए बी फेस पे जहां पे अल्फा है ऊपर वाली फेस पे अगेन आप लगाओ स्नेल्स लॉ तो ये मिलेगा। और कॉस थीटा अगर ये है तो साइन थीटा क्या ये नहीं हो सकता, हमने देखा ये। तो यहां से ये आएंगे, यहां से आप अल्फा मैक्स ही तो निकालना है। तो अल्फा मैक्स मतलब क्या कि तो जैसे मैंने कहा ना कि ये n1/n2 तो आ गया आपका, और यहां भेजोगे तो साइन इनवर्स होगा। यहां पे हमारा थीटा देखो, अब ये फिगर देखो, यहां पे ये थीटा था, जबकि हमने जो डिराइव किया है वो ये थीटा से डिराइव किया है ना। इसलिए हमारा आंसर एक्चुअली है साइन ऑफ कॉस इनवर्स n2 है, क्योंकि ये थीटा क्या है, कॉस इनवर्स n2/n2 है। तो ये हमने थीटा रखा है, देखो कॉस इनवर्स हमारे लिए कॉस इनवर्स है, क्योंकि जानबूझ के मैंने वो वाला थीटा लिया है। यूजुअली ये फिगर देते हैं आपको यूजुअली, लेकिन मैंने अल्टरनेट दिया है, हर बार मैं अल्टरनेट सोच के आपको देता रहता हूं। अगर ये थीटा लोगे तो ये जो ऊपर वाला आंसर है जो यूजुअली होता है वो आएगा, लेकिन अगर ये थीटा लेंगे हम तो ये वाला आंसर आएगा, और इसका डेरिवेशन आपको दिखा है। चलो आगे बढ़ते, पॉज करके देख सकते हो आप, है ना। अब मैक्सिमम एंट्री एंगल मतलब ये एक्सेप्टेंस कोण बोलते हैं। सराउंडिंग एयर है, मतलब ये अगर 1 है तो आसान हो गया, कुछ जरूरत ही नहीं है। ये थीटा सी ले लो, ये थीटा एम ले लो, तो ये तो हमने किया ही हुआ है, पहली स्लाइड पे किया था ये। वापस एक बार देख लो, फ्लैट एंड फेस पे अगर लगाए पहले ही फेस पे तो ये आएगा, ठीक है। और उस ट्रायंगल से हमने पता था कि जो थीटा मीडियम है वो तो ये आता है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। ओके, और कॉस थीटा सी उस फेस पे लगाएंगे है, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता था, कॉस थीटा सी, है ना। तो ये थीटा मीडियम की जगह पे ये कॉस थीटा सी आया है, क्योंकि ये और कॉस थीटा सी ये होता है, दो फेसिस दो पॉइंट पे हमने स्नेल्स लॉ लगाया है, ये पहली स्लाइड में भी आपको किया था, यहां से ये आता है। तो थीटा मैक्सिमम जिसको एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं, एक्सेप्टेंस कोण बोल रहे हो आप, और इसको न्यूमेरिकल अपर्चर अगर साइन थीटा के टर्म्स में रखे तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आपको पॉज करके एक दो बार करने पड़ेंगे, आसान होता है। जैसे मैंने कहा सीबीएसई में ये सारी चीजें हैं जो आसान चीजें हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर थ्योरी है, रेडियस का डेरिवेशन पूछते हैं, और 11 और 12 प्रिज्म के प्रॉब्लम्स पूछते हैं, जो टिपिकल ज्योमेट्री दिखाई थी ना मैंने प्रिज्म की, ऐसे ये वाली। और एडवांस में और जेई मेन में ये सारे जो टिपिकल हमने एग्जांपल है ये आने ही वाले हैं समझो, क्योंकि ये हर बार पूछे जाते हैं एडवांस में ना। प्रूफ टाइप प्रॉब्लम 16 को एक बार और करो आप,
डिराइव एन ए, ये भी पूछते हैं, ये पूछा गया है ऑलरेडी। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला जो है वो हाई यील्ड फॉर्मूला है, हमने डिराइव किया है इसको। आप इन टर्म्स ऑफ ओनली एच एंड म्यू, दूसरा कुछ ना दिया हो तब तो, और न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, ये भी हमने फास्ट मेथड के लिए आपको डिराइव करके दिखाया है। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है ये दिया, वेरी लाइकली। ओके, तो की टेक अवे यही है कि रेडियस आप सिर्फ एच और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखो। सीबीएसई के लिए ओपेक डिस्क का साइज कवर किया है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है समझा है हमने, एक्सेप्टेंस एंगल देखा है ना, एस्केप फ्रैक्शन देखा है कैसे निकालते हैं सॉलिड एंगल की मदद से। अच्छा, ये n1 n2 याद रखना है, स्वेप नहीं करना है। साइन सी जो होता है वो रेयरर और डेंसर, ये याद रखना है ना। यूजुअली ये 1 होता है इसलिए 1/μ लिख देते हैं हम। थीटा मीडियम फाइबर में ये हो जाता है क्योंकि वो ट्रायंगल हमने देखा। और I90 माइनस थीटा कैसे आया प्रिज्म में और स्लैब में, ये भी हम आगे देखेंगे, प्रिज्म के प्रॉब्लम आगे और भी करेंगे तो। लेकिन देखो ये इंसिडेंस एंगल कैसे आया था। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपर एंड डेप्थ, अपर एंड शिफ्ट, बर्ड व फिश, ये सब टिपिकल प्रॉब्लम है वो करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।